जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। और आज हम अपने 30 मिनट्स इन्वेस्ट करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के लिए, ताकि हम सेंटेंसेस को बोलना और लिखना सीख जाएं। लेंथी सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रीपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके गड़बड़ की वजह से हमारा पूरा सेंटेंस खराब हो जाता है, तो आपको ध्यान से इनको यूज करना सीखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर भी करना ना भूलें। एज यूजुअल आपको पेन लेना है और वही रजिस्टर लेना है जिसमें आप अब तक आपने अपने 13 चैप्टर्स लिखे हैं। नॉलेज लीजिए, राइटिंग करके प्रैक्टिस कीजिए और ओरल प्रैक्टिस भी जरूरी है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस में हम सबसे पहले यूज करेंगे अबव का। अबव का मीनिंग होता है किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हमें कोई पोजीशन बतानी हो। फॉर एग्जाम्पल, नीचे सोफा रखा हुआ है, ऊपर की साइड आपकी पेंटिंग लगी हुई है। अब मुझे ये बताना है पेंटिंग कहाँ पर है, तो मैं क्या कहूंगी? आई हैंग अ न्यू पेंटिंग अबव द सोफा। और अगर घुटने के ऊपर कहीं चोट लगी है तो मैं उसके लिए भी क्या करूंगी? घुटना मेरा पॉइंट हो जाएगा और मुझे उसके ऊपर सिचुएशन बतानी है, तो मुझे फिर से यूज करना पड़ेगा माई सिस्टर हैज अ वुंड अबव हर नी, यानी उसके घुटने के ठीक ऊपर एक चोट है। तो अबव का मीनिंग समझ गए, नीचे कोई चीज है और ठीक उसके ऊपर अगर किसी चीज की आपको पोजीशन बतानी है तो आपको अबव का यूज करना पड़ेगा। ओवर, ओवर का यूज हम तब करेंगे जब हम नीचे वाली चीज को पूरी तरह से कवर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। सोते हुए बच्चे के ऊपर उसने ब्लैंकेट ढक दिया। तो हम ब्लैंकेट की पोजीशन बता रहे हैं, ब्लैंकेट बच्चे के ऊपर है और उसको पूरी तरह से ढके हुए है, हम ओवर का यूज करेंगे। कीप द नेट ओवर द ग्रेन्स, जो दाने पड़े हुए हैं इनके ऊपर नेट रख दीजिए पूरी तरीके से ढककर। ओवर, ऑन का यूज नहीं कर सकते। ऑन का यूज होता है एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का आना, लेकिन उसको कवर करना उसका मीनिंग नहीं होता है। ऑन का मीनिंग कैसे करेंगे? ऑल द बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, मेरी एक बड़ी सी टेबल है उसके ऊपर किताबें रखी हुई हैं। माई कैट वॉज सिटिंग ऑन द प्लैंक, एक लकड़ी का लट्ठा यहाँ रखा हुआ है और उसके ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई है, लेकिन कवर नहीं किया हुआ है। कवर करने के लिए ओवर का यूज आएगा। अंडर, अंडर का मीनिंग होता है नीचे, यानी एक एरिया में अगर आप किसी चीज के नीचे खड़े हुए हैं तो दैट इज अंडर। ऑल द स्टूडेंट वर स्टैंडिंग अंडर अ बिग बनियान ट्री, सभी स्टूडेंट बड़े बनियान ट्री के नीचे खड़े हुए हैं। माई कजन वॉज हाइडिंग हिमसेल्फ अंडर द टेबल, मेरी जो कजन है उसने अपने आप को टेबल के नीचे छुपा लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कवर्ड एरिया के नीचे अगर आप खड़े हैं तो उसके लिए अंडर का यूज होगा, नीचे खड़े होने के लिए। बीनीथ भी सेम होता है जैसे अंडर, बस अक्सर हम अंडर का यूज करते हैं, बीनीथ का यूज बहुत कम लोग करते हैं, वो भी फॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। द बॉल वॉज अंडर द रेड कार भी हो सकता है और बीनीथ द रेड कार भी हो सकता है। द horses were standing beneath the shed और under the shed, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अंडरनीथ का मतलब है, जैसे हमने अभी ओवर पढ़ा था ना कि ग्रेन्स के ऊपर पूरे में नेट फैला दो, अंडरनीथ का भी सेम मीनिंग होता है, बस इस टाइम हम नीचे वाली चीज की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की नहीं कर रहे हैं। He hid the envelope underneath his coat, अब मैं कोट को ओवर नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो एनवलप है वो कोट के अंदर की साइड है, किसी को दिख नहीं रहा है। There are many layers underneath my skin, मेरी स्किन है और उसके नीचे की साइड छुपी हुई बहुत सारी लेयर्स हैं, तो ऐसे किसी भी एग्जाम्पल के लिए मेरे को अंडरनीथ का इस्तेमाल करना है। ओके, बिलो का मीनिंग होता है जस्ट अपोजिट टू अबव। अबव में मैं किसी पॉइंट के ऊपर बता रही थी, यहाँ मैं बिलो में किसी पॉइंट के नीचे बताऊंगी। द रिवर वाटर इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर लेवल, डेंजर लेवल एक पॉइंट है और इस पॉइंट के नीचे पानी बह रहा है, तो मतलब बिलो, ठीक नीचे की साइड वो पानी बह रहा है उस पॉइंट से। रुपेश गॉट मार्क्स बिलो 30, रुपेश को 30 मार्क्स से कम मिला है, तो 30 मार्क्स एक पॉइंट हो गया और उसके नीचे नीचे रुपेश को नंबर मिले हैं। या हम कह सकते हैं द सोफा इज कैप्ट जस्ट बिलो द पेंटिंग, पेंटिंग के ठीक नीचे सोफे को रख दिया गया है। तो अगर पेंटिंग का सिचुएशन बताना है तो अबव, और अगर हमें सोफा बताना है वो पेंटिंग के नीचे है तो बिलो का यूज करेंगे।
बिहाइंड का मतलब पीछे। अगर कोई भी चीज पीछे की साइड है आपके और वो खड़ी हुई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिहाइंड का यूज करेंगे। खड़ी हुई का मतलब है मूवमेंट में नहीं है। वी हैव अ बिग ट्री बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो पीछे की साइड है, वो स्टेशनरी है, वहीं पर है। आई पार्क माई कार बिहाइंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ठीक पीछे की साइड मैंने अपनी गाड़ी को खड़ा किया हुआ है, पार्क किया हुआ है, तो वहां भी गाड़ी मेरी खड़ी है, मूवमेंट में नहीं है। बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज से परे। द पार्किंग एरिया इज जस्ट बियॉन्ड दीज ट्रीज, जहां ये पेड़ खत्म हो जाएंगे उसके बाद से पार्किंग शुरू हो जाएगी। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज बियॉन्ड दिस रिवर, जहां पर ये रिवर का दूसरा किनारा आपको दिखाई दे रहा है, बस इसके पार जाते ही आपको दूसरा गांव मिल जाएगा, यानी एक छोटा सा गांव आपको मिल जाएगा। तो पार जाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, बियॉन्ड का यूज कर रहे हैं। बिसाइड का मतलब होता है पास में, अगल बगल के लिए बिसाइड का यूज किया जाता है। माई गाइड वॉज सिटिंग बिसाइड मी, मेरे जो गाइड है वो मेरे बिल्कुल पास बैठे हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं। द न्यू स्टूडेंट वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द सीनियर, सीनियर के पास में जो है वो नया स्टूडेंट खड़ा हुआ है, यानी बिल्कुल पड़ोस में। अब पड़ोस आगे भी हो सकता है, पीछे भी। सपोज करिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो इसको भी आप बिसाइड कहेंगे और इस वाले को भी बिसाइड कहेंगे। नियर का मतलब होता है पास, ये पास जो होता है वो आसपास कहीं भी हो सकता है, आगे भी पीछे भी और साइड में भी, कहीं भी हो सकता है वो। आई केप्ट द टेबल नियर द फ्रिज, मैं फ्रिज के पास ले जाके अपनी टेबल रख दी। अब मुझे नहीं पता वो बिसाइड थी, अपोजिट थी, इन फ्रंट ऑफ थी, कहीं नहीं, बस उसके पास रखी हुई है वहां पर। नेक्स्ट टू का मतलब होता है अगर कोई चीज थर्ड नंबर पर है तो नेक्स्ट मतलब फोर्थ पर, अगर कोई फिफ्थ नंबर पर है नेक्स्ट का मतलब सिक्स नंबर पर, यानी इसमें हम आगे के सीक्वेंस की बात करते हैं। माई मिस्टर शर्माज हाउस इज नेक्स्ट टू माई हाउस, मिस्टर शर्मा का जो घर है वो मेरे हाउस से अगला घर है। मेरे घर का नंबर अगर 40 है तो उनके घर का नंबर 41 है, इस तरीके से हम बताते हैं। यू कैन सी अ मड हाउस नेक्स्ट टू द पॉन्ड, यानी सबसे पहले पॉन्ड आएगा और उसके नेक्स्ट टू क्या आएगा, मड हाउस आएगा बाद में, मीनिंग सिक्वेंशियल। बाय का मीनिंग होता है साइड में, किसी के साइड में लाकर आप कोई चीज रख दें तो वो बाय आ जाता है। माई मेड शिफ्ट द रैक, माई मेड शिफ्टेड द रैक बाय द किचन वॉल, किचन वॉल के पास लाकर उन्होंने जो रैक थी उसको शिफ्ट कर दिया वहां पर। तो बाय का मीन जैसे अभी हम करें, यू गो एंड स्टैंड बाय द वॉल, जाओ और दीवार के पास जाकर खड़े हो जाओ, तो इसके लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। इन, इनका मतलब होता है किसी कवर्ड एरिया के अंदर कोई चीज है तो उसको हम इन बोलते हैं। द कैट इज सिटिंग इन द रूम, बहुत कॉमन है ये, और ये प्रपोजिशन हमको बहुत अच्छे से आता है। माई बुक्स आर इन द बैग, ओके। इन साइड का मतलब भी सेम होता है, बस हम थोड़ा सा उसको इनफॉर्मली ज्यादा बोल देते हैं, इन साइड द किचन। माई मदर इज इन साइड द किचन या माई मदर इज इन द किचन, दोनों बिल्कुल सेम है। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, माई फादर इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, तो बाहर अगर कोई चीज बतानी है तो आप उसको आउटसाइड कह सकते हैं। अब इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, सामने, मेरे ठीक सामने। माई कार वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द मॉल, मॉल के ठीक सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। दक्ष वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल का जो सामने वाला हिस्सा है ना वहां पर दक्ष खड़ा हुआ है। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज के विपरीत दिशा से आके टकराना या फिर विपरीत दिशा से उस साइड पर झुकना। द रेन इज टैपिंग अगेंस्ट द विंडो, जो रेन जो बारिश की बूंदे हैं वो मेरी खिड़की पर आकर टकरा रही हैं, अगेंस्ट मतलब दूसरी दिशा से आकर उस पर टैप कर रही हैं। माई मदर कैप्ट माई बैट अगेंस्ट द वॉल, ये मेरे घर की अगर कोई ड्राइंग रूम या फिर कहीं की दीवार है तो मेरी माता जी ने लाकर मेरा बैट यहाँ पर टिका दिया, इसको कहते हैं अगेंस्ट। अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, यानी कि एक का फेस दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हुए बैठते हैं तो अगर हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो इन फ्रंट ऑफ की जगह हम क्या यूज करेंगे, अपोजिट, क्योंकि मेरा फेस मेरे अपोनेंट की साइड है और मेरे अपोनेंट का फेस जो है वो मेरी साइड है। अपोनेंट मीन्स जो मेरे विपक्ष में खेल रहा है, ओके। रोहित वॉज सिटिंग अपोजिट टू मी इन द गेम ऑफ कैरम, कैरम के गेम में वो मेरे ठीक सामने की साइड बैठा हुआ था। द मॉल एंड द पार्क आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी मॉल और जो पार्क है उनकी जो एंट्री है वो एक ही रोड के दोनों साइड है, बिल्कुल आमने सामने है वो चीजें।
अब आता है अमंग। अमंग का यूज हम उस प्लेस के लिए करते हैं जहां बहुत सारे लोगों के बीच में किसी एक चीज को आपको बताना है। जैसे द गोल्डन बैंगल वॉज लाइंग अमंग द आर्टिफिशियल बैंगल्स। बहुत सारे आर्टिफिशियल बैंगल्स हैं और उन्हीं के बीच में एक गोल्डन बैंगल पड़ा हुआ था। मिस्टर दीक्षित डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्फलेट्स अमंग द विलेजर्स। बहुत सारे विलेजर्स थे, गांव वाले लोग थे, और उनके बीच में पैम्फलेट्स बांट दी मिस्टर दीक्षित ने। बिटवीन द अफेक्शन बिटवीन टू ब्रदर्स इज वर्थ प्रेजिंग। यानी जो दो लोगों के बीच में प्यार है, वो दो भाइयों के बीच में, वो बड़ा सराहनीय है। तो ये दो लोगों के बीच की बात है, इसलिए हमने यहाँ पे बिटवीन का यूज कर लिया। द प्रिंसिपल इज सिटिंग बिटवीन पीटीआई एंड डिसिप्लिन इंचार्ज। यहाँ भी दो लोग हैं और उनके बीच में हम प्रिंसिपल सर का बैठने की, उनकी पोजीशन का जिक्र कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रीपोजिशन हमने पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग वर्ब पढ़ चुके हैं, सेंटेंस कैसे बनाने हैं हम ये भी पढ़ चुके हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हम किस तरीके से रीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। आज से हमारी रीडिंग प्रैक्टिस शुरू है यहाँ पर। Once upon a time, a farmer had a goose that laid a golden egg every day. The farmer used to sell that egg and earn enough money to meet his family's day-to-day needs. One day, the farmer thought that if he could get more such golden eggs and make a lot of money, then he will become a wealthy person. The farmer decided to cut the goose and remove all the golden eggs from its stomach. As soon as he killed the bird and opened the goose's stomach, he found no eggs. The foolish farmer realized that he had destroyed his source of earning out of greed. इस तरीके से आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में सेपरेट करके पढ़ेंगे और फिर आपको आदत हो जाएगी कि आपको किस तरीके से इंग्लिश पढ़नी है। वर्ब की फॉर्म्स में आज हम याद करेंगे बिट्रे मीन्स धोखा देना, बिड यानी कि शर्त लगाना, बाइंड बांधना, बाइट काटना, जैसे मधुमक्खी का काटना, डंक मारना, उसके लिए भी बाइट का यूज आएगा। ब्लीड खून बहना, ब्लेस आशीर्वाद, ब्लॉसम फलना फूलना, ब्लो तेज हवा का बहना या फूंक मारना, और फूंक मार के बुझाना कैंडल को, उसके लिए भी ब्लो का यूज होता है। ब्लर मीन्स धुंधला। चीजों को दोहराइए, ये बहुत जरूरी है। लिखकर भी प्रैक्टिस कीजिए, बोलना भी जरूरी है ताकि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो सके। साहस बनाए रखिए, ऑनेस्टी बनाए रखिए, एक दिन आप इंग्लिश बोलना जरूर सीख जाएंगे। मैं आपको नहीं सिखा सकती हूँ, आप कितना सीख सकते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं सब बच्चों को सेम पढ़ा रही हूँ, लेकिन उनमें से जो बच्चे अच्छे से बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो ईमानदार हैं। थोड़ी सी ईमानदारी आप भी बनाइए अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो प्रीपोजिशन पर है। हमारे ब्लॉग पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। अब आप यहाँ तक आते आते ये सोचना शुरू कर दीजिए कि मैंने ये भी खत्म कर लिया, चलो आज मैंने ये भी खत्म कर लिया। हर दिन आप शाम को बैठकर ये सोचें कि आज मैंने कितना अपना कोर्स खत्म कर लिया, कितना बचा है इसकी चिंता छोड़ दीजिए, कितना मुझे अभी करना है इसकी चिंता कीजिए। बहुत जल्दी आपके सारे कोर्सेज के सारे यूनिट्स के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।